नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म और चैनल का नाम है द ब्यूरोक्रेसी। और आज है 14 नवंबर। तो सभी छात्रों को बाल दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। होपफुली आप लोगों की दिवाली ठीक ठाक बीती होगी और काफ़ी पटाखे भी फोड़े होंगे आप लोगों ने। हालांकि पटाखों को लेकर काफ़ी नियंत्रण अब धीरे धीरे किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में तो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। एनीवेज, आज 14 नवंबर है और बाल दिवस के रूप में इसको जाना जाता है। और क्योंकि इसका संबंध प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, उनसे है, तो जाहिर सी बात है कुछ हिस्टोरिकल चर्चा भी थोड़ी बहुत ब्रीफ में की जा सकती है। तो फिलहाल क्योंकि आज बाल दिवस है तो इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। एक खास किस्म का लगाव रखते थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिसके कारण बच्चे उनको प्यार से चाचा नेहरू बुलाते थे। और उनके इस लगाव के कारण ही बाल दिवस के रूप में स्थापित किया गया। 1964 में प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु हो जाती है 27 मई को। उसके बाद इस डेट को, जो अब तक 20 नवंबर के रूप में जानी जाती थी, उसको अब उनके बर्थ जो डेट है उस पर कर दिया गया, यानी कि 14 नवंबर को। 14 नवंबर 1889 में इनका जन्म होता है इलाहाबाद में। इनके पिता का नाम आप जानते ही हैं, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, जाने माने वकील। चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को मनाया जाता था। इनकी मृत्यु के पश्चात 1964 से अब तक 14 नवंबर को ये मनाया जा रहा है, हर साल बदस्तूर। बेटर रिमेंबर एज चाचा नेहरू अमंग चिल्ड्रंस। तो ये तो कुछ जो इनका लगाव था बच्चों के प्रति, उसकी वजह से चिल्ड्रंस डे मनाया जा रहा है, मनाया जाता है। लेकिन क्योंकि नेहरू एक बहुत बड़ा नाम है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट का, तो थोड़ी बहुत चर्चा उनके बारे में भी कर लेनी चाहिए हमें, क्योंकि ये बहुत बड़ा फिगर है। गांधी के बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल मूवमेंट में, तो सबसे बड़ा फिगर जो नेशनलिस्ट मूवमेंट में नज़र आता है वो नेहरू ही नज़र आते हैं। तो देख सकते हैं कि जन्म तो इनको आता है 1889 में, और हम कह सकते हैं कि शुरुआत में जब गांधी के संपर्क में नहीं आए थे तो एक कह सकते हैं कि इनकी पढ़ाई लिखाई विदेश में ही हुई, क्योंकि पिता मोतीलाल नेहरू काफ़ी, कह सकते हैं कि आप, संपन्न व्यक्ति थे। तो इनका जो राजनीतिक करियर शुरू होता है, वो मानते हैं कि जैसे 1916 में आपको याद होगा कि होम रूल लीग की स्थापना होती है एनी बेसेंट के द्वारा, आपको याद होगा। तो होम रूल लीग के आंदोलन से नेहरू काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने उसकी सदस्यता ली बाद में 1919 में। ठीक, 1920 में और 21 में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो आंदोलन चल रहा था, उसमें भी इन्होंने शिरकत करी। ठीक, खैर इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाला जो चैप्टर है, वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंस लिए हुए है, उसकी चर्चा तो अलग से की जानी चाहिए हमें। ठीक है, इनको 1923 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सचिव या महासचिव कब बनाया गया था। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में एक्टिव पार्टिसिपेट किया, गांधी से काफ़ी प्रभावित थे, और एक तरीके से कह सकते हैं कि गांधी इनको, या कह सकते हैं कि ये गांधी को अपना गुरु मानते थे। 1929 में कांग्रेस की अध्यक्षता इनको पहली बार मिली और ये अधिवेशन लाहौर में हुआ था। ऐतिहासिक रूप से ये अधिवेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कांग्रेस ने पहली बार कांग्रेस के मंच में आकर ये कह दिया था कि अब में कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता के लिए ही हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो काफ़ी ऐतिहासिक माना जाता है ये क्षण, जो लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ था। रात को 12 बजे रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया, तिरंगा। ठीक है, और क्योंकि कंप्लीट इंडिपेंडेंस अब क्या है, लक्ष्य है किसका, कांग्रेस का, तो अब जो नेशनल मूवमेंट की जो दिशा और दशा है, थोड़ा सा उसमें बदलाव आ जाता है। समझते हैं बात को? तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ कुछ चीज़ें, उसको आप जरा सुनिए और समझिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है। तो 1929 में लाहौर का अधिवेशन हुआ, ठीक, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कही गई है पहली बार। कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता। समझ रहे हैं बात को? और अगले साल अर्थात 1930 में कांग्रेस कमेटी ने फैसला लिया
कि 26 जनवरी 1930 को हम प्रतीकात्मक रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इतिहास के पन्नों में ये तिथि दर्ज कर ली गई। बाद में जब हम देखते हैं कि संविधान लागू करने का समय आता है तो हमारा संविधान बनकर तो तैयार है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसकी ऐतिहासिकता को ध्यान में रखकर हमारा संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। तो ये कुछ इसके हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है इस सेशन की, जिसकी अध्यक्षता पहली बार किसको मिली थी? नेहरू को 1929 में। अब जाहिर सी बात है कि 1929 के बाद हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में नए नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। गांधी काफ़ी दिनों बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में आते हैं, क्योंकि 1924 में स्वास्थ्य खराब हो गया था उनका, तो उनको जेल से रिहा कर दिया गया था। जेल डाला क्यों गया था? क्योंकि इंडियन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में की वजह से उनको जेल में डाल दिया गया था। खराब स्वास्थ्य के कारण उनको रिहा किया गया। तो हम देखते हैं कि 4-5 साल तक गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हैं, आश्रम में रहते हैं, चरखा चलाते हैं, लेकिन लेख लिखते हैं और लोगों को जागरूक रखने का काम करते ही हैं। तो 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो कि एक बहुत ही बड़ा इवेंट है, गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था, दांडी मार्च वाला, वो आपको पता होगा। ये सारी बातें अलग से पढ़ेंगे हम। तो हम कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो गांधी के साथ साथ हर आंदोलन में शिरकत करते हैं, और आंदोलन में शिरकत करने के दौरान उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नेहरू काफ़ी बार जेल गए थे। इनफैक्ट उत्तराखंड में जो अल्मोड़ा स्थित जेल है, वहाँ भी सिविल क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान नेहरू जी काफ़ी दिनों तक यहाँ जेल में भी थे, अल्मोड़ा की जेल में। तो अल्मोड़ा की जेल की ऐतिहासिकता इस प्रकार से क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत आज़ाद होता है 1947 में, और आपको याद होगा कि जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं संविधान लागू होने से पहले ही, 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक। तो देश के पहले प्रधानमंत्री, ठीक है, देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। और स्कॉलर के रूप में हम देख सकते हैं कि नेहरू ने कई सारी किताबें लिखी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे मशहूर है, वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री है, लेटर्स टू द डॉटर्स करके है। तो ऐसी कई सारी रचनाएं भी इनकी हैं। ठीक है, और स्कॉलर के रूप में हम कह सकते हैं कि नेहरू एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे स्कॉलर के रूप में। तो अपने इस प्रधानमंत्रित्व के काल में नेहरू ने देखा कि भारत अभी अभी आज़ाद हुआ है, तो उसको धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा भी करना है। तो हम कह सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत करी गई, लेकिन बड़ी धीमी धीमी गति से, क्योंकि भारत एक गुलाम देश था, और स्लोली बट श्योरली इस काम को करना है, बट वेरी केयरफुली भी इस चीज़ को करना है। तो आपको याद होगा कि गांधी रूस के समाजवाद से काफ़ी प्रभावित थे, तो इन्होंने रशियन मॉडल को अपनाया, समाजवाद वाला, आपको पता ही होगा। ठीक, समाजवाद का मतलब आप जानते ही होंगे कि जितने भी रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज हैं इंडिया में, चाहे नदी हो, चाहे मिनरल रिसोर्सेज हों, उन सब पर किसका अधिकार होना चाहिए? भारत में रहने वाले लोगों का। यही कुछ मॉडल रशिया का भी था। तो इस मॉडल से काफ़ी प्रभावित थे, तो नेहरू ने रूसी मॉडल को अपनाया, और विकास के इस मॉडल के साथ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। ठीक है, 1952 में पहली बार चुनाव होता है। तो बिना चुनाव लड़े नेहरू तो प्रधानमंत्री बन ही चुके हैं। चुनाव लड़ने के बाद भी जब मई 1952 में पहली बार चुनाव हुआ, तो प्रधानमंत्री यही चुन कर भी आते हैं। ठीक है, जिस लोकसभा सीट से ये चुनाव लड़के आते थे, उस सीट का नाम है फूलपुर। ये इलाहाबाद के पास है। फूलपुर सीट थी जहां से ये प्रधानमंत्री बनके नियुक्त हुए थे 1952 से। तो चुने हुए भी पहले प्रधानमंत्री थे, और आज़ादी के समय में भी यही प्रधानमंत्री बने गए थे। काफ़ी विवाद चल रहा है पिछले दिनों, पिछले कई सालों से, कि पहले प्रधानमंत्री अगर वल्लभ भाई पटेल होते इनके बजाय, तो भारत की कुछ और ही तस्वीर होती। खैर, इस मुद्दे पे या इस विवाद पे हम पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन इतिहास को बदला नहीं जा सकता, सिर्फ सीखा जा सकता है। ठीक है, तो बार बार ये रिपीट करना कि अगर पहले प्रधानमंत्री वो होते तो ऐसा हो जाता, नेहरू को पहला प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए था। अब इन सब बातों को बार बार रिपीट करने का मतलब
एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि हम एक बकवास कर रहे हैं फालतू की। ठीक है, वो नहीं हो सकता अब। फिलहाल भारत के विकास में भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं सभी ने तन मन धन से भारत के लिए ही अपना जीवन समर्पित किया है, चाहे वो पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी हों और चाहे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों। दोनों के अपने अपने तरीके हैं भारत को आगे बढ़ाने के। तो इस छोटे से वीडियो में फिलहाल इतना ही, और फिर से आप सभी को बाल दिवस की बधाइयाँ। कल से हम इस वाले सेशन में फिर से उत्तराखंड के वीडियोस आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और देखते रहिए अपनी पढ़ाई को भी, और रिवाइज करते रहिए बार बार जितना हो सकता है। थैंक यू।